हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आए हैं अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 8 और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट करेंगे। तो आज लास्ट लेक्चर में पढ़ लेते हैं ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर इस टॉपिक का लास्ट कंटेंट है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। और ट्रांसफार्मर रियल लाइफ में आप देखते रहते हैं कि गली नुक्कड़ पे जो ऐसे लगे होता है, तो इसका क्या काम होता है, क्या वर्किंग है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसके बारे में आज सब कुछ समझ लेंगे। तो हेडिंग दीजिए ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर को समझने के लिए पिछला चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका भी कुछ कंसेप्ट इस्तेमाल में आने वाला है। और आज जो करने वाले हैं ये अल्टरनेटिंग करेंट, तो जनरली दोनों का कंसेप्ट से मिला करके, हालांकि एनसीईआरटी में जो है सो इस चैप्टर के बाद ही दिया हुआ है। अगर आप चाहते थे इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद भी पढ़ सकते थे। तो ट्रांसफार्मर के बारे में पहले समझ लेते हैं कि ट्रांसफार्मर का काम जो बेसिक होता है वो वोल्टेज को अप एंड डाउन करना होता है। जनरली अगर कहीं पे हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है, तो वहाँ से अगर करंट को भेजना होता है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो जहाँ पे एनर्जी सप्लाई होती है या एनर्जी क्रिएट होती है, जनरेट होती है, वहाँ से कोसों दूर, यानी कि कभी कभी तो हज़ारों किलोमीटर दूर रहते हैं हम लोग, वहाँ से जब एनर्जी को सप्लाई किया जाता है तो एनर्जी लॉसेस नहीं हो, इसलिए वहाँ पे जो है सो स्टेप अप किया जाता है। स्टेप अप मतलब वोल्टेज को बढ़ा देता है, क्योंकि आप सुने में होंगे कि 11,000 वोल्टेज यहाँ तक आया है, उसके बाद जो है सो 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यही सब जो है सो हम लोग स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, इस सब के बारे में आज जानकारी कर लेंगे। और उसके बाद इसके बाद ऊपर एक दो न्यूमेरिकल भी कर लेंगे लास्ट में। तो पहले ये ट्रांसफार्मर लिख लीजिए क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to change, या इसी को किसी किताबों में ट्रांसफॉर्म लिखा रहता है। तो ट्रांसफॉर्म का मतलब भी चेंज ही होता है। चेंज एसी, सिर्फ ये एसी वोल्टेज या करंट को स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकता है। ये अगर डीसी के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये कोई काम नहीं कर पाएगा, इसका यूजलेस हो जाएगा। और बताएंगे कैसे यूजलेस होता है। एसी वोल्टेज एंड करंट, अगर कहीं पे अगर सिर्फ वोल्टेज लिखा हुआ है तो अगर देखिए वोल्टेज को अगर चेंज करेंगे तो करंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पावर कंजर्वेशन करना है। तो पावर कंजर्वेशन करने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, पावर का एक फार्मूला जो होता है V/I होता है। तो जनरली दो तरह के ट्रांसफार्मर देखना है हम लोगों को, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो पहला जो देखने वाले हैं वो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में होता है कि आप देख करके स्टेप अप, यहाँ पे लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज, जनरली हम लोग वोल्टेज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर लो वोल्टेज है तो करंट यहाँ पे हाई होगा, और हाई वोल्टेज है तो करंट यहाँ पे लो आने वाला है। ये आपको समझ में आ जाएगी कुछ देर के बाद। तो सेकेंड हम लोग देखने वाले हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो इसको कहीं पे लिखा जाता है SUT, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसी तरह से यहाँ पे सेकेंड देखने वाले हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अब इसका फंडा आपको दिमाग में आ गया होगा कि इसका जस्ट अपोजिट काम होगा। स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को कम करेगा ट्रांसफार्मर, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में SDT भी कहा जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसका काम सिंपल है, ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। ये हाई वोल्टेज को कन्वर्ट करेगा लो वोल्टेज में। अगर करंट के टर्म में करेंगे तो ये लो करंट को हाई, यहाँ पे अगर हाई वोल्टेज है तो इधर यहाँ पे जहाँ पे करंट ये वोल्टेज का जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे वोल्टेज यहाँ पे हाई है तो करंट जो हो जाएगा वहाँ पे लो होगा।
तो इसी तरह से अब ये वर्क किस पे करता है, तो इसके बारे में आप जान चुके हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर लास्ट में पढ़े थे म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसका प्रिंसिपल जो होता है ये किस पे वैसे होता है, प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल पे काम करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या उसी का जो अंदर म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे करता है काम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर आप लोग फराडे लॉ का नाम सुन चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हम लोग जो काम पढ़े हैं यहाँ पे, म्यूचुअल इंडक्शन पे ये ज़्यादा बेस्ट होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर पढ़े थे म्यूचुअल इंडक्शन। अगर कहीं पे अगर लिखा हुआ है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन, तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल इंडक्शन टिक मार सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये प्रिंसिपल पे जो काम कर रहा है ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। जनरली आपको पता है कि हम बताए थे कि जहाँ पे एसी या करंट को एसी वोल्टेज सप्लाई किया जाता है या एसी पावर जनरेट की जाती है, तो वहाँ से जब करंट को भेजते हैं, तो जैसे कि मान के चलिए अगर एक ए पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे पावर को जनरेट किया जाता है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आ चुका है, और बी तक मान करके चलिए सप्लाई की जाती है। तो ए और बी का फासला लगभग 100 माइल से भी ज़्यादा होता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर दूर से सप्लाई की जाती है। तो इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है लगभग अप्रोक्सीमेट, इसको लिखना नहीं है, बस आप समझिए, ये 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर मान करके चलिए दूर से सप्लाई की जाती है। तो जनरली आप लोग जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़े, जो एनर्जी लॉस्ट होती है, जैसे कि हीट के द्वारा एनर्जी लॉस्ट होती है, वो I² इंटू RT, आप ये पढ़ चुके हैं कि अगर हम इसके जैसे कि आप किसी वायर्स के कनेक्ट एक्रॉस हम पावर को या करंट को भेज रहे हैं, तो उसका कुछ तो रेसिस्टेंस होगा, क्योंकि अब तक तो जान चुके हैं कि कोई भी कंडक्टर जो है सो 100% जो है उसके मतलब प्योर कंडक्टर नहीं होता है। तो 100% प्योर कंडक्टर नहीं, तो उसके अंदर कुछ तो रेसिस्टेंस होगा। तो रेसिस्टेंस तो घटने वाला है नहीं, टाइम तो बढ़ता जाएगा। तो हम लोग करंट को कम कर सकते हैं। करंट को कम करने के लिए तरह जैसे कि आप पावर का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, पावर इक्वल टू V इंटू आई होता है, V इंटू आई है। अगर हम इसको इंक्रीज कर दें, इसको इंक्रीज कर दें, तो अल्टीमेटली ये डिक्रीज कर जाएगा। तो जब देखा जाए कि अगर जहाँ पे पावर को जनरेट की जाती है, वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है वहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जैसे कि फर्स्ट नंबर का ट्रांसफार्मर जो होता है, इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यहाँ पे SUT, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कहाँ किया गया, जहाँ पे पावर जनरेट की जाती है। क्योंकि इसको हाई वोल्टेज में करंट कन्वर्ट करेगा, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि करंट, यहाँ पे देखिए वोल्टेज और करंट दोनों का रेशियो ये कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि पावर जो जनरेट करेगा वो तो कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि जितना पावर वहाँ से भेज रहा है उतना पावर ही हमको पहुँच सकता है। तो या तो करंट को इंक्रीज करे या वोल्टेज को डिक्रीज करे, या यहाँ पे वोल्टेज को इंक्रीज कर देंगे तो करंट ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम ही है कि वोल्टेज को वो इंक्रीज करता है, वोल्टेज को जैसे इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे करंट जो वो डिक्रीज कर जाएगा। करंट डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ से देखिए कि हीटिंग इफेक्ट की वजह से एनर्जी जो है, एनर्जी लॉस जो हो रही है, मतलब पावर ही लॉस होने का रेट है। तो पावर लॉस होने का रेट जो है, पावर लॉस हो रहा जो यहाँ पे, जैसे कि पावर लॉस हो रही है, तो एनर्जी अगर यहाँ पे देख रहे बर्बाद हो रही है, तो I² इंटू RT। अगर करंट को कम कर दे तो लगभग जनरली आप देखिए करंट यहाँ पे जो है सो जैसे कि 0.01 एम्पियर मान लीजिए, या 0.1 एम्पियर मान लीजिए, 0.1 एम्पियर। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 0.01 हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे स्क्वायर टर्म आ जाएगा, तो करंट को डिक्रीज करेंगे तो स्क्वायर होकर के और ज़्यादा वो कम हो जाएगा, मतलब उतना ज़्यादा कम होगा। तो यहाँ से जो एनर्जी की बर्बादी है वो बहुत कम होती है। इसलिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है कि जहाँ पे एनर्जी या पावर को जनरेट की जाती है वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। और जैसे कि ये कंज्यूमर है, जैसे हम लोग के घरों तक पे जो देखे होंगे कि गली या कहीं पे चौराहे पे लगा होता है ट्रांसफार्मर, वहाँ पे ट्रांसफार्मर जो होती है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होती है, SDT, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये 11,000 वोल्टेज हो चाहे उससे ज़्यादा हो, उसको कन्वर्ट कर करके ये हमको 220 वोल्ट सप्लाई करती है।
और जितना भी इलेक्ट्रिकल गैजेट इंडिया में चल रही है वो सारे के सारे 220 वोल्ट ही सप्लाई लेता है। अगर उससे ज़्यादा अगर सप्लाई दे दिया जाएगा तो फ्यूज़ कर जाता है, वो बर्बाद हो जाएंगे। तो कभी कभी आप देखे होंगे घर में जो स्टेबलाइजर रखा रहता है कि जैसे 220 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज होता है उसको कम कर देता है, जस्ट लाइक ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम है क्या, वोल्टेज को अप करना, डाउन करना। तो इतना बात आप जान चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो इसको लिखना नहीं है, बस इसको आपको समझना था, ये कर दिए हैं, इसको लिखिए तब तक। तो देखिए हम लोग सिंपल कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। जनरली जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है उसका कंस्ट्रक्शन जैसे कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसी को हम लोग करने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं कि ये क्या होता है। तो पहले हम लोग एक कोर लेते हैं। जनरली कोर जो लेते हैं वो सॉफ्ट आयरन का बना होता है। ये सॉफ्ट आयरन का ही क्यों बना होता है इसका भी वजह आपको बताएंगे। जैसे कि ये सॉफ्ट आयरन का है। सॉफ्ट आयरन कोर जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का काम होता है कि अपने से होकर के ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करें। ये सॉफ्ट आयरन कोर है। और यहाँ से हम लोग एक इंड पे जनरली जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे हम कॉपर का क्वाइल, ये जो होता है कॉपर का होता है, ये क्वाइल जो लिए हैं जनरली इस्तेमाल होता है कॉपर का। कॉपर का वायर को वहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वाउंड कर दिया जाता है और एक तरफ लगा दिया जाता है कि एसी सप्लाई। जैसे कि ये सोर्स है, इसको कहते हैं प्राइमरी। तो इसको जनरली पी से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको प्राइमरी कहेंगे सोर्स। इसको ये प्राइमरी हो जाएगा क्वाइल, ये प्राइमरी क्वाइल। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स को जनरली हम लोग एन पी से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी क्वाइल। इसे एन पी को यहाँ पे कह सकते हैं यह नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। प्राइमरी को 1 दे दिए है। उसी तरह से यहाँ पे दूसरी तरफ जो है अगर यहाँ देखा जाए तो ये क्रॉस सेक्शन जितना भी है वो लगभग बराबर है, टोटल कंप्लीटली बराबर ही है। तो अगर फिगर में नहीं दिख रही है तो हम थोड़ा अच्छी तरह से कर देते हैं। तो ये प्राइमरी क्वाइल हो चुका है। इसी तरह से यहाँ पे सेकेंडरी क्वाइल एक कनेक्ट कर दिया जाता है और यहाँ से आप चाहें तो ये आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। ये हमारा इनपुट वोल्टेज, ये है इनपुट और यहाँ से आ रहा है आउटपुट। ये आउटपुट है, यानी कि जो वोल्टेज यहाँ पे हम सप्लाई किए हैं इसी वोल्टेज को या तो बढ़ा देगा या तो कम कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग जो टर्न्स लिए हैं इसमें ज़्यादा दिखने से ही लग रहा, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर लग रहा है। जनरली दोनों का काम एक ही होता है, एक में टर्न अगर ज़्यादा हो रही है तो उसको स्टेप अप कहेंगे, और जैसे कि ये प्राइमरी है इसी को सेकेंडरी, सेकेंडरी को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन एस है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी हो जाएगा। तो जिस तरह से एन पी था उसी तरह से एन एस है, तो एन एस को लिख देंगे नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। ये कंस्ट्रक्शन देख लिए हैं। तो आप इस कंस्ट्रक्शन के अंदर जैसे कि यहाँ पे एसी सोर्स लगाया गया है, ये क्या है, एसी सोर्स है। अब एसी सोर्स है तो आप जानते हैं कि एसी सोर्स से यहाँ पे एक एसी करंट निकलेगा। जनरली हम लोग आई से दिखा देते हैं, इसको आई पी कर सकते हैं जनरली, अभी रहने दीजिए इसको। तो यहाँ से एक करंट निकलेगा। तो आप इस करंट के वजह से इस कॉइल के अंदर जैसे ही करंट आएगा तो आपको देखने से लग रहा होगा कि ये जो है एक इंडक्टर या सोलेनॉइड की तरह लग रहा है। अगर इसके अंदर करंट जाएगी तो इनके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जैसे बार करके चलिए, जैसे करंट बजे हैं तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कुछ इस तरह से। तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर होता है म्यू नॉट एन आई। इतना बात क्लियर है।
तो जैसे ही इसके अंदर करंट जाएगा यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगर निकलेगी तो ये सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए लिए है कि ये मैग्नेटिक मटेरियल है या फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये अपने से हो करके ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइन्स को एलो करता है। तो जितना फील्ड लाइन्स मान करके चलिए यहाँ से निकला, ये टोटल फील्ड लाइन्स इस होकर के गुजरेगी, ये टोटल फील्ड, हालांकि यहाँ से हम जो दिखाएं वो कट कर दिया, फील्ड लाइन्स एक दूसरे को कट नहीं करती है। तो इस तरह से टोटल फील्ड लाइन्स जो है यहाँ पे मान करके चलिए जितना इससे निकला है सब इस होकर के, जनरली हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, तो टोटल फील्ड लाइन से जितना इस कोर से पास हो रही है टोटल कोर में जो है सो मैग्नेटिक फील्ड मान करके चलिए यूनिफॉर्म हो जाएगी। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो आप देख लें इसका कंस्ट्रक्शन में कैसे किए कि कंस्ट्रक्शन में हम लोग एक सॉफ्ट आयरन कोर लिए हैं, जनरली रेक्टेंगुलर शेप का है, उसके ऊपर में एक साइड प्राइमरी कॉइल को वाउंड कर दिए हैं और दूसरी तरफ सेकेंडरी कॉइल को वाउंड कर दिए हैं। अगर प्राइमरी कॉइल को अगर प्राइमरी सोर्स जनरली हम लोग एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो एसी सोर्स से कनेक्ट करने के बाद इसके अंदर एक करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जो होगी तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर लिया उसको मैग्नेटाइज कर देगा। अब मैग्नेटाइज कर देगा तो टोटल जो मटेरियल है, कोर मटेरियल, ये एक मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आ जाएगी जिसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो आप जो मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए यहाँ पे है वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, हर तरह से हो जाएगा। तो जनरली हम लोग अब जो देखने वाले हैं इसका वर्किंग, ये तो कंस्ट्रक्शन था, ये मान लीजिए कि ये कंस्ट्रक्शन है, पहले कंस्ट्रक्शन लिखना है आप लोगों को, ये कंस्ट्रक्शन है। अब हम लोग वर्किंग को देखते हैं। ये एसी सोर्स है तो इसको हम हटा करके थोड़ा सा बगल में लिख देते हैं। ये यहाँ से इंपुट दिया है तो ये सोर्स है, और यहाँ से हम लोग इंपुट दिए, क्योंकि अब इस तरफ जो हम लोग काम करने वाले हैं और ये हमको आउटपुट मिला है। तो वर्किंग देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है ये वर्किंग। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि अगर देखेंगे ये टोटल स्कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कि यूनिफॉर्म ही है, क्योंकि हम लोग इस तरह से लिए हैं कि जनरली आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। तो आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो इस सारी टोटल कोर जो देखिए ये टोटल कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा जो हम लोग सप्लाइड करेंगे उससे ज़्यादा ही हो जाएगी, क्योंकि जैसे एक तो होता है इसके अंदर इंटरनल फैक्टर, जैसे एक्सटर्नल फैक्टर हम अगर इसको देंगे तो इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल दोनों मिलकर करके इस कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड सबके अंदर बराबर है, पता है। अब तो एक टर्न के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास कर रही है तो उसका एरिया से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको फ्लक्स कहते हैं। जनरली आप जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जिसको फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं वो बी डॉट ए, तो इसको हम लोग बी डॉट ए कर देंगे। आप जानते हैं कि यहाँ पे एसी करंट है, तो एसी करंट होने की वजह से उसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज करता रहेगा, और डायरेक्शन चेंज कर रहा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो आप जानते हैं कि फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होती है, और ईएमएफ जब इंड्यूस होगी तो अगर उसी को हम कंप्लीट सर्किट कर देंगे तो वहाँ से एक करंट फ्लो हो जाएगा। तो हम लोग इसका वर्किंग देखते हैं। तो कंसिडर कर लेते हैं कि प्रत्येक, यानी कि ये जो क्वाइल है, क्वाइल के प्रत्येक टर्न से जो फ्लक्स पास करेगी, ये जितना इसका टर्न का क्वाइल का एक टर्न है उतना इसका भी होगा। तो दोनों के क्वाइल के एक टर्न से देखेंगे, अगर प्राइमरी का एक टर्न से जितना फ्लक्स पास करेगा उतना ही सेकेंडरी से भी पास करेगा, क्योंकि एरिया तो सबका सेम लिए गए हैं और मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू सेम है। तो यहाँ से लिख सकते हैं ये है फ्लक्स थ्रू each turn of प्राइमरी या सेकेंडरी भी कह सकते हैं, सेकेंडरी क्वाइल, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से निकालना चाहेंगे टोटल फ्लक्स थ्रो प्राइमरी क्वाइल,
तो आप नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन पी जानते हैं आप, यहाँ से लिख सकते हैं टोटल फ्लक्स थ्रू प्राइमरी क्वाइल, इसको कर देते हैं हम लोग फाई टी पी, टोटल फ्लक्स थ्रो। चलिए इसको प्राइमरी को 5 से कर देते हैं, तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 5P इक्वल टू एन पी, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स थ्रो ईच क्वाइल, तो ये 5 हो जाएगा। ये टोटल फ्लक्स है। अगर इसको चाहे तो इसको टोटल फ्लक्स थ्रो प्राइमरी, टोटल फ्लक्स थ्रो प्राइमरी टीपी कर दिए हैं। यहाँ से अगर हम आपको इंड्यूस ईएमएफ निकालेंगे प्राइमरी में, तो यहाँ से लिख सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी। तो इंड्यूस ईएमएफ प्राइमरी को हम लोग ईपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फ्राडे लॉ के अकॉर्डिंग अगर फ्लक्स चेंज कर रही है, फ्लक्स अगर चेंज कर रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इंड्यूस ईएमएफ जो हो जाएगा माइनस डी फाई फ्लक्स थ्रो सेकेंडरी कॉइल, टोटल फ्लक्स थ्रो सेकेंडरी कॉइल हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग इसको वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए एन पी इंटू फाई, नंबर ऑफ टर्न्स तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट टर्न को बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एन पी डी फाई बाय डी टी। देख रहे हैं? तो चलिए यहाँ से हम लोग ई पी का वैल्यू कर लेते हैं फाइंड। तो ई पी यहाँ पे एन को बाहर कर लेते हैं, ये एन ऐसे है, तो चलिए माइनस एन पी डी फाई बाय डी टी। ये प्राइमरी कॉइल के अंदर जितना में ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो हमको पता चल चुका है। यहाँ पे सप्लाई कुछ और किए थे, लेकिन अब जो ये टर्न टोटल टर्न है, मतलब इस कॉइल के अंदर देखेंगे तो उस कॉइल के अंदर प्राइमरी कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ माइनस एन पी डी फाई बाय डी टी हो चुका है। इसको हम लोग कहीं पे लिख लेते हैं, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, और उसके बाद सेकेंडरी में निकालते हैं। तो जो प्राइमरी कॉइल का आया है फ्लक्स, या सॉरी प्राइमरी कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो माइनस एन पी डी फाई बाय डी टी, ये प्राइमरी के अंदर है। इसको मिटा करके अब हम लोग सेकेंडरी निकाल रहे हैं, ये जगह कम है इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। देखिए इसको लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं, जो ब्लैक कलर से लिखे हुए लिख लिए। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसको मिटा करके लिख सकते हैं टोटल फ्लक्स थ्रो सेकेंडरी। तो सेकेंडरी को यहाँ से हम लोग 2 कर देंगे, और यहाँ से टोटल फ्लक्स थ्रो सेकेंडरी टीएस कर देते हैं। तो यहाँ से अगर हमको निकालना है टोटल फ्लक्स थ्रो सेकेंडरी, तो वो जगह नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, तो एनएस टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, एनएस है, तो एनएस से मल्टीप्लाई कर देंगे ईच टर्न को, ये हो जाएगा एनएस इंटू 5। अब ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा सेकेंडरी कॉइल के अंदर, तो वो निकाल लेते हैं। सो इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर हम लोग ईएमएफ इंड्यूस निकालने जा रहे हैं। तो देखिए इसको ईएस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जानते हैं माइनस डी टोटल फ्लक्स थ्रो सेकेंडरी डिवाइड बाय डी टी, या विथ रिस्पेक्ट टू डी टी कर सकते हैं। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रो सेकेंडरी कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। अब टोटल फ्लक्स थ्रो सेकेंडरी कॉइल को यहाँ से पुट कर देंगे, तो जानते हैं आपकी, चलिए यहाँ से माइनस एन एस को बाहर कर लेते हैं, ये एन एस टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इंटू डी फाई बाय डी टी। तो यहाँ से आपको ई एस भी पता चल चुका है, माइनस एन एस डी फाई बाय डी टी।
ये आ चुका है। तो चलिए सेकेंडरी का हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, अब इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वही इसके क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग वायर से कनेक्ट किए हुए थे डायरेक्ट। ये यहाँ के अंदर इसके अंदर जो है, ठीक है, पहले क्या हुआ कि फ्लक्स इसके अंदर चेंज हुआ है, फ्लक्स इसके अंदर चेंज हुआ है तो ईएमएफ इंड्यूस इसके अंदर हुआ है, क्योंकि पहले तो इसके अंदर अगर जो हुआ सो हम तो निकाल लिए हैं, लेकिन मेन पर्पस था कि सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस करना। और सेकेंडरी के अंदर अगर प्राइमरी से अगर फ्लक्स चेंज हुआ, सेकेंडरी में अगर फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ, तो इसी को तो हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते थे। तो यहाँ से जो आ चुका है माइनस NS d∅dt, ये सेकेंडरी का हो चुका है। आप दोनों को कंपेयर करके डिवाइड कर देते हैं सेकेंडरी में प्राइमरी से। तो चलिए देखिए, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा रहे हैं, तो चलिए मिटा दें। बिल्कुल बेसिक बात है, बस आप इसको देखते जाइए, कोई न्यूमेरिकल फंसने वाला नहीं है। तो यहाँ से हम लोग देखिए सेकेंडरी में डिवाइड कर रहे हैं प्राइमरी से, तो यहाँ से देख सकते हैं ES डिवाइड बाय EP। तो अगर d∅ कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा NS डिवाइड बाय NP, रहेगा NS नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ये रिलेशन आप हमेशा याद रखिए कि अगर प्राइमरी के अंदर अगर इंड्यूस ईएमएफ दिया हुआ है या प्राइमरी के अंदर का वोल्टेज या ईएमएफ दिया हुआ है, तो आप नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो के रिस्पेक्ट से आप सेकेंडरी में निकाल सकते हैं या प्राइमरी में निकाल सकते हैं। तो यहाँ से बता सकते हैं कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या हो सकता है, इन अ स्टेप, चलिए इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर को जनरली हम लोग STD, तो इसमें जो ईएमएफ है सेकेंडरी का वो ज़्यादा होना चाहिए प्राइमरी से। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जैसे देखिए वोल्टेज को बढ़ाने का काम है, स्टेप अप मतलब वोल्टेज को बढ़ाएगा, तो वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो सेकेंडरी के अंदर ज़्यादा वोल्टेज होगा और प्राइमरी के रिस्पेक्ट में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे तो वहाँ से आराम से बन सकता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि NS होगा वो ग्रेटर होगा NP जी। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, इन SDT स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आप जानते हैं कि सेकेंडरी का वोल्टेज जो होना चाहिए प्राइमरी से कम, तो यहाँ से लिख सकते हैं ES लेस देन EP। अगर ऐसा हुआ है तो पता है कि आपको नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा प्राइमरी के अंदर वो ज़्यादा होगा सेकेंडरी के रिस्पेक्ट में जी। ये ऐसा होगा, आप देख लिए इसके अंदर किस तरह से हुआ है। तब तक ये कंस्ट्रक्शन को, ये सब चीज़ को लिखिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब तक में हम लोगों को जो रिलेशन आ चुका है प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज का, वो कुछ इस तरह से आया है, ES बाई EP इक्वल टू NS नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ये सेकेंडरी का टर्न्स डिवाइड बाय प्राइमरी का टर्न्स, ये रेशियो आ चुका है। हम लोग पहले एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए देखते हैं। चलिए फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर, तो आप जानते हैं कि इसके अंदर जो पावर सप्लाई होगा वो 100% देगा। इसमें कह सकते हैं कि 100% पावर सप्लाई हो जाएगा। जनरली अब तक में 95 या 98 या 99% जो है ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी बन चुका है, लेकिन जनरली हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर को देख लेते हैं, उसके बाद नॉन आइडियल को भी देख लेंगे। तो यहाँ पे जो पावर इनपुट होगा वो पावर आउटपुट के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पावर आउटपुट जो आने वाला है, पावर आउटपुट इक्वल टू पावर इनपुट हो जाएगा, इक्वल टू पावर, जितना पावर सप्लाई करेंगे उतना पावर मिल जाएगी। तो यहाँ से आप जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला, तो प्राइमरी के अंदर देखेंगे,
सॉरी पावर को, तो अगर प्राइमरी के अंदर करंट को हम लोग IP से रिप्रेजेंट कर ले और सेकेंडरी के अंदर करंट का जो उसको IS से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो पावर का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो I, ये सेकेंडरी है, आउटपुट किस में होगा, सेकेंडरी में होगा, तो ES इंटू IS इक्वल टू EP इंटू IP। ये सिर्फ आइडियल के लिए कर सकते हैं, ये जनरली आइडियल के लिए, अगर वो करेंगे तो जनरल कैसे वो, तो यहाँ से अगर हम लोग करंट का रेशियो निकाल सकते हैं, तो देखिए करंट जो आ रहा है वो सेकेंडरी IS बाई IP इक्वल टू, तो देखिए यहाँ से जो EP डिवाइड बाय ES, पोटेंशियल इन प्राइमरी और ये सेकेंडरी है, तो ये देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आया है। चलिए अभी इसको रहने दीजिए, आगे थोड़ा सा बढ़ा करके इसको लिख देते जनरल केस में। तो यहाँ से आपको पता चला है करंट और पोटेंशियल दोनों का रेशियो जो है इन्वर्स है। अगर आप करंट को बढ़ाना चाहेंगे तो पोटेंशियल को डाउन करना पड़ेगा, पोटेंशियल इंक्रीज करना चाहते हैं तो करंट को डाउन करना पड़ सकता है। तो रेशियो इसका इन्वर्स है। देखिए प्राइमरी के अंदर जो या सेकेंडरी के अंदर जो करंट है वो प्राइमरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या इसको कह सकते हैं कि ऐसे है, वो जो करंट का रिलेशन आया है वो पोटेंशियल से कुछ ऐसे है। ये जो E दिखा रहा है ये पोटेंशियल को कुछ ऐसे है, ये करंट और पोटेंशियल दोनों का रिलेशन उल्टा है। तो इसको और इसको दोनों कंबाइन करके हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ से IS बाय IP इक्वल टू NP बाय NS इक्वल टू EP बाय ES, ये जनरल केस है। अगर हम बात कर लेंगे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए, तो देखिए यहाँ से क्या आने वाला है, ये रिलेशन हो चुका है, तो यहाँ से कर सकते हैं इन स्टेप अप ट्रांसफर, पहले स्टेप अप देख लेते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर आप जानते हैं कि उसके अंदर जो स्टेप अप पोटेंशियल जो होता है सेकेंडरी का ज़्यादा होता है, यानी कि VS ग्रेटर देन VP, प्राइमरी से ज़्यादा होना चाहिए। आप करंट के बारे में बात करेंगे तो करंट जैसे कि ये करंट तो रिवर्स है इसके, यहाँ देखिए करंट पोटेंशियल के साथ रिवर्स है, तो यहाँ पे जो आ जाएगा ये करंट इन सेकेंडरी लेस देन करंट इन प्राइमरी। और नंबर ऑफ टर्न्स पर देखेंगे तो सिंपल इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है सेकेंडरी के अंदर वो ग्रेटर होना चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो आप ये रिलेशन देख चुके हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि पोटेंशियल बढ़ गया, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने से करंट घट जाएगा। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देख सकते हैं इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, SDT मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसके अंदर क्या होती है, तो इसके अंदर जो सेकेंडरी का पोटेंशियल होगा प्राइमरी से कम होनी चाहिए, सेकेंडरी का पोटेंशियल प्राइमरी से कम। तो करंट के बारे में बात करेंगे तो करंट का उल्टा रिलेशन है, तो करंट ज़्यादा हो जाएगा प्राइमरी में और सेकेंडरी में, और प्राइमरी के अंदर कम करंट होगा। और नंबर ऑफ टर्न्स इसके रेशियो पे होता है, तो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज़्यादा और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के रिस्पेक्ट में इससे कम होना चाहिए, देखिए सेकेंडरी में कम प्राइमरी के रिस्पेक्ट में। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफर, नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करके हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी को डिसाइड कर सकते हैं। जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहेगा उसको हम लोग स्टेप अप कहेंगे। जैसे कि आप सेकेंडरी के अंदर, जैसे कि सेकेंडरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर रहा है, मतलब प्राइमरी से ज़्यादा है, तो उसको स्टेप अप कह देंगे। जब नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी का ज़्यादा हो सेकेंडरी का कम हो तो उसको स्टेप डाउन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एक ट्रांसफार्मर में बताते हैं और उसमें कुछ इनपुट सप्लाई देते हैं, आप आउटपुट बताइए। तो इसको नोट कर लीजिए, कर लिए। चलिए यहाँ से एक सिंपल क्वेश्चन है जिसको देखते ही आप बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है और यहाँ से हम लोग ट्रांसफार्मर बनाते हैं। ये आइडियल ट्रांसफार्मर है। अभी जो हम बात कर रहे हैं प्योरली आइडियल की केस का बात कर रहे हैं, अभी नॉन आइडियल पे नहीं आए हैं। या प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जो कहते हैं, ये सॉफ्ट आयरन कोर, इसको तो बारे में जानते ही आप हैं। यहाँ से नंबर ऑफ टर्न्स लगा करके ये AC सोर्स है
और एसी सोर्स में इनपुट जो दिया गया है 220 वोल्ट और 10 एम्पियर है, ये है इनपुट। ये इनपुट है और यहाँ से एक देख करके ही लग रहा होगा कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो दिया हुआ है इसके अंदर है 1000, ऐसे वो कह सकते हैं NP = 1000। और यहाँ से दिया हुआ है NS, मतलब सेकेंडरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स 200। फर्स्ट में दिया 100, सेकेंडरी में दिया हुआ 200। तो यहाँ से पुट फिर फाइंड कर रहा है आउटपुट निकालने के लिए, आउटपुट निकालना है। तो आप सिंपली बता सकते हैं। चलिए हम लोग करने वाले हैं, पहले इसका रेशियो देखेंगे। तो चलिए पहले ES = EP। तो ES/EP का ये रिलेशन साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो NS / NP। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो NS है कितना है 200 और फर्स्ट में जो है 101, तो ये कैंसिल होकर के आ जाएगा 2। तो प्राइमरी का वोल्टेज पता है आपको, ES = 220 वोल्ट इंटू 200, तो 440 वोल्ट। अगर करंट निकालना है तो चलिए यहाँ से आपको पोटेंशियल तो पता चल चुका है कि सेकेंडरी का जो पोटेंशियल है वो 440 वोल्ट आ चुका है। आप जानते हैं कि अगर पोटेंशियल अगर इंक्रीज किया तो करंट डायरेक्ट डिक्रीज करेगा। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ से सेकेंडरी का जो लिख सकते हैं वो करंट इन प्राइमरी इनटू NP / NS, ये रिलेशन है। यानी देखिए IS/IP करेंगे तो उसका इन्वर्स रेशियो तो NP/NS होना चाहिए। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो NP/NS, अगर NS/NP आया 2 तो इसका रेशियो जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये 10 दिया हुआ, ये 1/2 तो आ जाएगा 5 एम्पियर। तो यहाँ से करंट जो सेकेंडरी के अंदर है वो 5 एम्पियर है। आउटपुट अगर देखा जाए तो आउटपुट को अगर लिखना चाहेंगे तो आउटपुट आ जाएगा 440 वोल्ट और 5 एम्पियर। यहाँ पे 10 एम्पियर था, तो आउटपुट जो आ चुका है वो कुछ ऐसे है। तो इतना देख लिए, तो इसको नोट कीजिए। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ एनर्जी का वेस्टेज हो जाता है। ऐसी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को हम लोग नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर भी कर सकते हैं। तो देखिए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होता है, फॉर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, इसी ट्रांसफार्मर को हम लोग नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर भी कर सकते हैं। कहीं पे अगर नॉन आइडियल लिखा हुआ है तो आप जानते हैं कि जो 100% एफिशिएंसी नहीं देता उसको नॉन आइडियल कहते हैं। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में होगा क्या कि इसमें कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं सम एनर्जी इज वेस्टेज। अब ये एनर्जी कैसे कैसे वेस्ट होता है ये सब भी बात करेंगे। तो पहले हम लोग इसका एफिशिएंसी के बारे में बात कर लेते हैं। सम एनर्जी वेस्टेड, कुछ एनर्जी इसमें वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे पावर आउटपुट जो होगा वो पावर इनपुट के बराबर नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं सो पावर आउटपुट इक्वल टू नॉट इक्वल टू हो जाएगा पावर इनपुट। तो ये इनपुट पावर के बराबर नहीं हो सकता। अगर हम इसको फॉर्मूला के टर्म में लिखना चाहेंगे तो आउटपुट पावर को लिखते थे, सॉरी इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ES इंटू IS, यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। क्योंकि पहले वाले केस में था बराबर, लेकिन इस केस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग एक एफिशिएंसी टर्म का इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं कि अगर कोई भी अगर
वर्क या कोई भी पावर 100% नहीं देता है, तो वहाँ पे हम लोग एफिशिएंसी वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और एफिशिएंसी का नाम इससे पहले भी सुन चुके हैं हम, एफिशिएंसी। इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ईटा कहते हैं, ईटा। तो पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट इनटू 100। तो यहाँ से डायरेक्ट ईटा का फॉर्मूला निकालना चाहेंगे तो n इक्वल टू लिख सकते हैं IS इंटू ES इंटू IS डिवाइड बाय EP इंटू IPI इंटू 100। तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है जिसको हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर ये है एफिशिएंसी। अब तक में लगभग 95% ट्रांसफार्मर जो है सो वो एफिशिएंट आ चुका है, एफिशिएंसी ऑफ, क्योंकि इसके अंदर जो है सो बहुत सारा इसमें मटेरियल का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है कि एनर्जी जो वेस्टेज होती है वो बहुत कम हो पाता है। तो ये पावर जब इनपुट आउटपुट अगर बराबर नहीं होगा तो उस कंडीशन में हम लोग एफिशिएंसी का निकालना है। तो आप देखिए, या तो पावर अगर दिया रहेगा डायरेक्ट तो पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट करके निकाल सकते हैं। अगर वैसा नहीं दिया हुआ, करंट और वोल्टेज के टर्म में दिया हुआ है या नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ टर्न से आप लोग सेकेंडरी प्राइमरी का EMF और करंट निकाल सकते हैं। तो जब दोनों का निकल जाएगा तो उसके बाद आप लोग एफिशिएंसी आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर एनर्जी का लॉस हुआ है वो कहाँ गया है। तो इसको देखते हैं कैसे लॉस होता है। तो चलिए बेटा इसको चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग है एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के अंदर जो एनर्जी लॉस होती है वो कई तरह के होते हैं। सबसे पहला अगर देखेंगे तो फ्लक्स लीकेज होता है। अब देखिए फ्लक्स लीकेज कैसे है, ये सबके बारे में देखते हैं। तो पहला जो होता है वो फ्लक्स लीकेज। तो हम लोग यहाँ पे जो देख रहे थे फ्लक्स लीकेज में, तो पहले एक करते क्या था कि एक सॉफ्ट आयरन का कोर लेते थे। जनरली सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों लेते हैं इसका भी वजह पता चल जाएगा। जनरली हम चाहे तो किसी और का भी ले सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट आयरन यहाँ पे बताया गया है तो इसका भी कुछ वजह होगा। तो ये सॉफ्ट आयरन का कोर है और यहाँ पे हम लोग क्वाइल को इसके ऊपर लपेट देते हैं। अब इसके अंदर जब करंट आएगा, अगर करंट आएगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा। तो देखिए बीच का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है सो कुछ तो सीधा ऐसे पास कर जाएगा, ये साइड का भी पास कर गया, लेकिन मान के चलिए ये जो है ये कुछ तो बाहर आ जाएगा, कुछ तो बाहर आएगा यहाँ से कुछ। अगर इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे साइड का जो है सो ये बाहर फ्लक्स आ चुका है, तो कुछ फ्लक्स का लीकेज होता है। जनरली फ्लक्स का लीकेज होता है, तो इसका फ्लक्स का जो है सो लीकेज को ख़त्म करने के लिए पहले देख लीजिए फ्लक्स लीकेज कैसे होता है कि जितना फ्लक्स बना है प्राइमरी के अंदर वो टोटल फ्लक्स सेकेंडरी से पास नहीं कर पाती है। ये सेकेंडरी कॉइल है, तो जितना प्राइमरी से गुजरी मतलब फ्लक्स निकली वो सेकेंडरी से पास नहीं हुआ, तो यहाँ पे कुछ फ्लक्स लीकेज होता है। इसको मिनिमाइज करने का तरीका है कि दोनों कॉइल को एक ही कोर के ऊपर वाउंड कर दे सकते हैं, तो वहाँ पे जो फ्लक्स लीकेज होगा वो कम हो सकता है। तो इसका जो मिनिमाइजेशन जो होती है, मिनिमाइजेशन के लिए बोथ कॉइल वाउंड वन ओवर अनदर। अब दूसरा है कि सॉफ्ट आयरन पीस भी लेते हैं, तो सॉफ्ट आयरन पीस जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स को अपने होकर के गुजार देते हैं। तो या इसी को सेकेंड अगर कहेंगे तो और यूज
सॉफ्ट आयरन कोर, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करने से कि ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को अपने से होकर के पास करें, बाहर जो है सो वो बहुत कम ही निकलेगा। तो एक तो ये काम हो गया, और सेकेंड जो बताए थे कि एक ही कोर के ऊपर में दोनों को लपेट देंगे। तो चलिए देखिए, अगर यहाँ पे एक ही हम कोर ले लिए, ये सॉफ्ट आयरन का पीस एक ही है, और इसी के ऊपर हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को, मान लीजिए कि ये हमारा प्राइमरी कॉइल है और इसी के ऊपर सेकेंडरी भी लपेट दें। ये प्राइमरी ब्लैक कलर से दिखाए हैं, इसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और ये सेकेंडरी। तो सेकेंडरी को कुछ ऐसे लपेट दें। अब जो फ्लक्स निकलेगी, टोटल फ्लक्स जो है फर्स्ट से निकली है, प्राइमरी से जो निकली, वो सेकेंडरी से पास करेगा, क्योंकि दोनों एक ही कोर के ऊपर है। तो यहाँ पे जो ये सेकेंडरी है, इसमें फ्लक्स लीकेज नहीं होता है। तो देखिए यहाँ से हम इसका सुधार कर चुके हैं। और सेकेंड जो होता है रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल, सेकेंड चलते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल। अब देखिए सेकेंड रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल की वजह से जो होता है, जैसे कि मान के चलिए ये यहाँ पे कॉइल को वाउंड किया है, तो कॉइल को वाउंड करने के बाद इसके अंदर कुछ रेसिस्टेंस होगा। तो आप जानते हैं कि जूल हीटिंग इफेक्ट जो होता है, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट some energy is wasted, एनर्जी वेस्टेड। तो एनर्जी जो वेस्ट होती है उसका फॉर्मूला भी आप जानते हैं, E इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये हीटिंग इफेक्ट की वजह से एनर्जी लॉस्ट होता है। तो अब इसका तरीका क्या मिनिमाइज करने का? तो मिनिमाइज करने का तरीका ये है कि हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, ये कॉपर वायर है, जो थिक कॉपर वायर का इस्तेमाल करेंगे। ये जो कॉइल है ये कॉपर वायर का बना होता है, तो ये कॉपर का बना होता है। तो मिनिमाइजेशन करने के लिए करेंगे थिक वायर का यूज करेंगे। इसका तरीका जो मिनिमाइजेशन का है, समाधान जिसको कह सकते हैं, मिनिमाइजेशन। फर्स्ट में करना क्या है, यूज थिक कॉपर वायर। लेकिन देखिए, अगर जनरली जानते हैं कि कॉपर वायर जो होते हैं वो बहुत महंगा होता है। आप देखे होंगे कि अगर 1 मीटर ले जाते हैं 30 रुपये मीटर देता है या 40 रुपये मीटर देता है, तो हम लोग उसी तरफ थिक वायर को लपेटते हैं जिस तरफ करंट जाता हो। क्योंकि जनरली आप जानते हैं कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि एक तरफ अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो उस तरफ करंट कम होती है, जिस तरफ करंट कम है उस तरफ हमको थिक वायर का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है। अगर करंट मान कर चलिए 0.01 एम्पियर है, इसको स्क्वायर करेंगे तो वैसे ही कम हो जाएगा। जिस तरफ 5 एम्पियर 10 एम्पियर 20 एम्पियर है, उस तरफ हम लोग क्या करेंगे, थिक वायर का इस्तेमाल करेंगे। थिक वायर इस्तेमाल करेंगे तो रेसिस्टेंस कम होगा, रेसिस्टेंस कम होगा तो एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन प्रैक्टिकली, जब हम प्रैक्टिकली बात करेंगे, पैसा भी बचाना होता है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर बनती है तो वो हम लोग से बिजली बिल लेता है, तो उसी से बन जाता है सारा चीज़ को इस्तेमाल करके। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो बहुत ज़्यादा जो बिजली का बिल आएगा आ सकता है। तो इन प्रैक्टिकली थिक वायर यूज ओनली हाई करेंट साइड, हाई करेंट साइड। अब यहाँ से पूछ सकता है आपको स्टेप और अप ट्रांसफार्मर में किस तरफ जो है हम लोग थिक वायर का इस्तेमाल करेंगे और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में किस तरफ करेंगे। तो यहाँ से लिखने के लिए नहीं कर आएंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, यहीं से लिख देते हैं कि नंबर 1 में स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में थिक वायर किस तरफ इस्तेमाल करना है, तो देखिए प्राइमरी में या सेकेंडरी में, स्टेप अप SUT स्टेप अप ट्रांसफार्मर।
तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल के अंदर वोल्टेज ज़्यादा होता है और करंट कम होता है, तो इसमें जो इस्तेमाल करना है प्राइमरी कॉइल में, प्राइमरी में यूज थिक वायर। अब इसी तरह से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पूछेगा तो जस्ट इसका उल्टा कर देना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में होती क्या है कि स्टेप डाउन में सेकेंडरी के अंदर पोटेंशियल कम हो जाता है या वोल्टेज कम होता है तो करंट बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग घर में जो सप्लाई आता है वो करंट जनरली 3 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर के टर्म में रहता है वैल्यू में उसका। लेकिन जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देखते हैं तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम ही ये है कि वोल्टेज को कम देना, करंट को बढ़ा देना। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहेंगे तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो हो जाएगा ये सेकेंडरी कॉइल में इस्तेमाल करेंगे, सेकेंडरी कॉइल में कॉपर वायर इस्तेमाल करेंगे, वो भी थिक वाला। तो इतना बात आपको क्लियर हो चुका है। तो चलिए आगे हम लोग इसका देखते हैं। तो फ्लक्स लीकेज हो गया है, रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल देख लिए हैं। तीसरा चलिए हम लोग देखते हैं, उसके बाद हिस्टेरेसिस लॉस होता है, इसको मिटा देते हैं। तो हिस्टेरेसिस लॉस का आपको पता होगा कि जब हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़े थे तो उसमें लास्ट लेक्चर लिए थे हिस्टेरेसिस कर्व। तो हिस्टेरेसिस कर्व जो था वहीं से हम लोग कुछ कंसेप्ट उठाएंगे। और चौथा जो होता है वो एडी करंट की वजह से होता है। तो एडी करंट भी आपको पढ़ा चुके हैं। तो एडी करंट क्या होता है, किसी भी मटेरियल के अंदर वो इंड्यूस होता है फ्लक्स में चेंज होने की वजह से। तो तीसरा हम लोग देखने वाले हैं हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। तो हिस्टेरेसिस लॉस में कैसे होगा कि जनरली देखिए होता क्या है कि करंट के बारे में बात करेंगे। करंट जो होती है वो कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं, कंटिन्यूअसली चेंजेस। अगर करंट चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो आपको पता है कि फ्लक्स चेंज करेगा। या ऐसे करिए, इतना ही रहने दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज हो रही है तो एक बार जो मैग्नेटाइजेशन होगा, फिर उसके बाद जैसे देखिए मान के चलिए अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है तो पहले अगर मान चलिए एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हो रही है तो पहले क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन होगा, मैग्नेटाइजेशन। उसके बाद करंट रिवर्स, जैसे कि अगर यहाँ पे मान के चलिए मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड का एक डायरेक्शन है, जैसे कि हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं कि मान लीजिए एक ये सॉफ्ट आयरन कोर है और इसके ऊपर वायर को लपेट देते हैं, सॉरी वायर को वाउंड कर दिया गया है। अभी करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, मान लीजिए करंट डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से। शुरुआत में अगर करंट का डायरेक्शन इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डायरेक्शन जो है तो यहाँ पे जो हम लोग कोर इस्तेमाल किए वो मैग्नेटाइज इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब कुछ देर के बाद करंट क्या होगी, वो रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स होने के बाद इस तरफ से पहले होगा, तो पहले क्या है कि डीमैग्नेटाइज होगा, पहले उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो वो खत्म होगा, तो उसके बाद ये हो जाएगा डीमैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज। उसके बाद जैसे डीमैग्नेटाइजेशन खत्म हो चुका है तो इसी डायरेक्शन में हो जाएगा रीमैग्नेटाइज, या उसी को कह सकते हैं मैग्नेटाइज जो हो सकता है। तो फिर से जब मैग्नेटाइज होता है तो उसको कह सकते हैं री मैग्नेटाइज। अब देखिए यहां से क्या हुआ, पहले मैग्नेटाइज हुआ, उसके बाद डी मैग्नेटाइज होगा, फिर से अपोजिट डायरेक्शन में जो मैग्नेटाइज होता है उसी को हम लोग कहते हैं री मैग्नेटाइज। अब री मैग्नेटाइज हुआ है तो फिर से जब करंट डायरेक्शन चेंज होगा तो फिर से हो जाएगा डी मैग्नेटाइज।
तो आप देख रहे हैं कि ये सर्किल जो है सो पहले क्या हुआ, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, फिर मैग्नेटाइज, फिर डीमैग्नेटाइज, फिर से मैग्नेटाइज, इस तरह से ये होता रहेगा। तो ये साइकिल चलता रहता है। तो आप जब ये साइकिल चलता रहेगा तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे थे कि हिस्टेरेसिस लॉस, तो हिस्टेरेसिस कर्व जो देखे थे, यहाँ से दिखा देते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व कुछ ऐसा होता था। तो हिस्टेरेसिस कर्व में कुछ से करते थे, पहले अगर करंट को यहाँ पे होते थे मैग्नेटिक इंटेंसिटी और यहाँ पे होता है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, ऐसे को मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। तो शुरुआत में अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो कुछ इस तरह से ये इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद बढ़ाने के बाद ये सैचुरेशन वैल्यू तक पहुँचने के बाद ये इंटेंसिटी जो इंटरनल फैक्टर है या मैग्नेटाइजेशन जो होती है वो नहीं होती है। उसके बाद हम डिक्रीज करते हैं करंट, तो कुछ ऐसे आकर करके अगर करंट को अगर जीरो करने के बाद एच का फैक्टर जो होती है वो खत्म हो जाता है। एच जो होती है वो जनरली आप बी का फॉर्मूला किस तरह पढ़ते हैं, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, और ये टर्म जो है उसको एच कहते हैं। ये एच का फॉर्मूला अगर हम लोग लिखना चाहेंगे जनरली तो हो जाएगा एन इंटू आई। क्लियर हो रही है? देखिए बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू एन आई होता है, तो सिर्फ एन आई टर्म जो वो डायरेक्टली करंट पे डिपेंड कर रहा है, ये एन नंबर ऑफ टर्न्स को दिखाता है। तो यहाँ से जैसे करंट को अप डायरेक्शन में फिर से बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी करंट को जीरो किए हैं तो एच जीरो हो चुका है, एच जीरो हुआ है तब भी इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। फिर उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट को अप्लाई करते हैं, मतलब करंट डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। करंट डायरेक्शन रिवर्स होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है वो रिवर्स होगा, तो फिर से होकर के ये कुछ ऐसे हो जाता है। फिर इसको बढ़ाते रहते हैं तो कुछ ऐसे होता है, फिर उसके बाद ये सैचुरेशन वैल्यू को पहुंच जाता है, फिर इसको डिक्रीज करेंगे तो कुछ ऐसे, और फिर कुछ ऐसे आकर के फिर यहाँ से आ जाता है। ये होता है हिस्टेरेसिस कर्व। तो हिस्टेरेसिस लॉस जो होती है, एनर्जी लॉस जो होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लूप होता है। हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है हिस्टेरेसिस लॉस जो होगा वो एनर्जी का लॉस ही होता है, तो वो डिपेंड करता है वो एरिया ऑफ लूप पे। जितना लूप का एरिया होगा उतना ज़्यादा होगा। तो सबसे कम जो लूप होता है, एरिया ऑफ लूप जो होता है हिस्टेरेसिस कर्व का, वो होता है सॉफ्ट आयरन कोर का। तो इसका मिनिमाइजेशन के लिए हम लोग करते हैं यूज सॉफ्ट आयरन कोर। तो इसको हटा देते हैं। तो मिनिमाइजेशन करना है तो मिनिमाइजेशन करने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करें, क्योंकि एरिया ऑफ लूप जो होती है सॉफ्ट आयरन कोर का कम होता है। आपको पता चल चुका है कि उस कोर के अंदर सॉफ्ट आयरन को क्यों लेते थे। यूज सॉफ्ट आयरन कोर, इसका जो एरिया ऑफ लूप जो होती है स्मॉल होती है। एरिया ऑफ लूप जो होता है इसका स्मॉलर होता है। ये हो चुका है। तो तीसरा देख लीजिए। अब चौथा हम लोग देखते हैं एडी करंट। तो इसको लिख लीजिए, उसके बाद एडी करंट पे आते हैं। तो चलिए देखते हैं एडी करंट में किस तरह से लॉस होता है। ये सब बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए आप लोग इसको गौर से देखिए। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ नोट डाउनलोड करना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप इसका पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं नोट को। तो चलिए तीसरा जो है यहाँ पे एडी करंट है, सॉरी चौथा ये है एडी करंट। एडी करंट के बारे में इससे पहले भी बता चुके हैं, और नहीं देखे हैं तो अभी देख लीजिए। एडी करंट होता क्या, ये फ्लक्स में के चेंज होने की वजह से किसी मटेरियल के अंदर, जैसे कि हम लोग यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर जो इस्तेमाल कर रहे थे, जनरली ये 3D पिक्चर है, क्योंकि ये देखेंगे कि ये जैसे कि हम यहाँ पे बना रहे हैं कि ये सॉफ्ट आयरन कोर है। जनरली ये सॉफ्ट आयरन कोर लिए थे, यानी कि सिर्फ कोर है, ये सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है। तो इसके अंदर टर्न को लपेटते हैं और सेकेंडरी में भी इस तरफ करते हैं।
तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो करंट का जो ये एसी सोर्स, इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग एसी सोर्स से, इसको करते कनेक्ट एसी सोर्स से, यह है एसी सोर्स। एसी सोर्स के अंदर आप जानते हैं कि जो करंट होती है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं इन एसी सोर्स आई कंटिन्यूसली चेंजेस। करंट अगर चेंज कर रहा है तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, चेंज करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज करेगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्लक्स चेंजेस। और फ्लक्स चेंज होगा तो आपको पता है फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये यहाँ से आ जाएगा ईएमएफ इंड्यूस। और ईएमएफ जब इंड्यूस होगी तो अगर ये देखिए यहाँ पे दो जगह जो है सो ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट भी प्रोड्यूस होगा। तो एक तो इसके खुद के कॉइल में होता है जिसको हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, तो उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये ट्रांसफार्मर के कोर में यहाँ पे एक करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। ये सर्कुलर नेचर का होता है, जो एडी करंट होता है वो सर्कुलर नेचर का होता है। तो इंड्यूस ईएमएफ आ चुका है, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो यहाँ से जो बनेगा करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस। और ये करंट जो इंड्यूस होता है वो उसका नेचर होता है एडी करंट। जनरली ये सर्कुलर करंट होता है, नेचर जो इसका होता है एडी करंट का, एडी करंट। और जनरली ये 3D मटेरियल के होते हैं। ये एडी करंट जो होता है जनरली ये मटेरियल के ये होता है फॉलो इनसाइड कंडक्टिंग मटेरियल। जैसे कि हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर लिए तो ये कंडक्टिंग है, तो इसी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर ये फ्लो होगा। मटेरियल और ये जो करंट फ्लो होती है वो 3D में। अब देखिए जैसे इसको किया है तो कुछ करंट जो है सो कुछ ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ये कुछ अंदर की जो अब कुछ करंट जो है सो अंदर से बाहर आएगा। मान के चलिए कि ये कुछ अंदर से बाहर आ रहा है, ये ऐसा हर जगह होगा, कुछ बाहर से अंदर जाएगा। जैसे कि मान के यहाँ से निकला है कुछ अंदर, जैसे कि कुछ ये हमारा सॉफ्ट आयरन को इतना मोटा पीस है तो कुछ ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, कुछ ऐसे हो रहा है, मतलब रैंडम डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये हर तरह से करंट का फ्लो हो रही है, मतलब ये सर्कुलर टर्म में होता है। तो जनरली मान के चलिए कुछ ऐसे हो रहा है, कुछ ऐसे हो रहा है, तो हर जगह जो है सो ये करंट फॉलो होती है। तो इनके वजह से एडी करंट अगर फॉलो हो रही है तो इसका अंदर कुछ रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस की वजह से यहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है। तो एनर्जी लॉस को हम लोग ख़त्म करने के लिए आप देखते होंगे कि ट्रांसफार्मर जो बना होता है कि एक के बाद एक प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट जो है सो वो ऐसे स्टेक होता है कि उन दोनों को आप सेपरेटली देख सकते हैं कि उसको अगर अलग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इसका मिनिमाइजेशन के लिए करते हैं लेमिनेटेड कोर का इस्तेमाल कर देता है। मतलब लेमिनेटेड कोर क्या है कि उसका जैसे कि ये एक मोटा सा कोर है तो इसको बीच में पत्ती जैसा काट करके छोटा छोटा मतलब जो है सो उसको एक स्टेप की जैसे या इसको लेमिनेटेड कर देते हैं। जनरली उसको बीच में पत्थर की तरह या पत्ती की तरह काट कर करके उसको एक के ऊपर दूसरा रखते हैं, लेकिन उसके बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल लगा देता है। इंसुलेटिंग मटेरियल लगाने के बाद क्या है कि फर्स्ट प्लेट और सेकेंड प्लेट का जो है इन दोनों के बीच का जो कंडक्टिविटी है वो घट जाएगा और ये करंट जो ऐसे फ्लो हो रही थी अंदर की तरफ वो बंद हो जाएगा। आप समझ रहे? जनरली देखिए कि ये ट्रांसफार्मर कोर है 3D का है, अब ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है, तो हम लोग जो इसको मिनिमाइज तो कर सकते, पूरा ख़त्म नहीं कर सकते, तो बीच में इसको पतले पतले स्ट्रिप की तरह काट लेंगे। काटने के बाद क्या होता है कि दो स्ट्रिप जब ऐड करेंगे तो उनके बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल डाल देते हैं कि ताकि दोनों के बीच का कंडक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाए। कंडक्टिविटी ख़त्म हो जाएगा तो ये करंट इसके अंदर ऐसे फ्लो होना जो था हो रहा था वो बंद हो जाएगा। आप सिर्फ इसी तरह से हो सकता है। तो इसका मिनिमाइजेशन के लिए कर सकते हैं मिनिमाइजेशन के लिए यूज लेमिनेटेड कोर।
यहाँ से लिख सकते हैं बिटवीन टू लेमिनेटेड कोर। देखिए अभी दिखाते फिगर भी बना करके, टू लेमिनेटेड कोर यूज इंसुलेटिंग सब्सटेंस। ठीक है, इंसुलेटिंग सब्सटेंस डालने के बाद जो है सो उसका एरिया, जैसे कि जो एडी करंट जो एरिया में फॉलो हो रहा था उसका एरिया को कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एडी करंट फॉलो सॉरी ये फॉलो का स्पेलिंग इस तरह से होता है, फॉलोज मिनिमाइज, ये कम हो जाएगा मिनिमाइज। तो आप देखिए इसी कोर को मिटा करके किस तरह से बनाया जाता है कि यहाँ पे जो कोर है इस कोर को ऐसे बना रहे थे कुछ ऐसे, तो इसके बगल में कुछ ऐसे ले लिया जाता है। ये सिर्फ 3D पिक्चर है तो हम थोड़ा 2D में दिखा रहे हैं। ये कुछ इस तरह से लिया जाता है और इन सब के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दिया जाता है। तो ये देख रहे हैं छोटे छोटे स्ट्रिप के टर्म में इसको कट कर लिया गया है। अगर देखना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से इधर भी हो जाएगा। ये बहुत सारा ऐसे आ जाएगा तो इसको थोड़ा आगे मिला कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रिप जैसा बन चुका है जनरली, और नीचे भी कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब यहाँ इसके बीच में जो है इंसुलेटिंग मटेरियल डाल देंगे तो जो 3D में एडी करंट फ्लो हो रहा था तो आप उसको जो एरिया मिल रहा था टोटल अंदर वाला वो घट जाएगा। तो यहाँ से कर सकते हैं ओनली फॉलोज ऑन सरफेस, और ये सरफेस जो हो जाएगा वो 2D ही मिलेगा क्योंकि 3D जो मिल रहा था वो अब इसको नहीं मिल पाएगा क्योंकि अब एरिया को कम कर दिए तो इस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर का टोटल वर्किंग था और एनर्जी लॉस का भी टोटल कंसेप्ट था, तो इसको बता दिए हैं। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।